सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुग्रीड कॉमर्स। बेटा आज का अपना जो चैप्टर है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। ऑलरेडी मैंने इंटरनल ट्रेड एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो फटाफट से चेकआउट कर लो। चलो बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत ही इजी चैप्टर है। हाँ, थोड़ा बहुत लेंदी आपको लग सकता है जब आप उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो। टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। अब जब मैं आपको इंटरनल ट्रेड पढ़ा रही थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि थोड़ा ही डेफिनेशन में डिफरेंस है। इंटरनल ट्रेड में विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा बेटा आउटसाइड ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्री। जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हम डिटेल में उसको पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, इंसेंटिव्स, इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। गैट एंड डब्ल्यूटीओ क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है। बस बहुत ही इजी चैप्टर है। थोड़ा सा हम बोल सकते हैं लेंदी लगेगा आपको इन टर्म्स ऑफ याद करने में, बट इट इज क्वाइट इजी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमको पता है कि जो भी रिसोर्सेज है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए है बिकॉज सम एरिया में आपको सम चीजें मिल जाएगी, बट कुछ एरिया में वो चीजें नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल दुबई, ठीक है, दुबई में आपको ऑयल्स एंड एवरीथिंग वो ज्यादा मिलेगा, बट वहां पे वाटर थोड़ा शॉर्टेज है, तो इसलिए वहां पे तेल वगैरह अच्छा सस्ता मिलता है, बट वाटर इज कंपैरेटिवली क्वाइट एक्सपेंसिव। तो रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बाकी सबको रिसोर्सेज वो यूज कर पाए, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत पड़ती है। अगर हमको पेट्रोल की जरूरत है, ऑयल की जरूरत है, तो हम कहाँ से मंगवाते हैं? अरबिक कंट्री से मंगवाते हैं। तो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वी कैन ग्रो एंड वी कैन यूज दैट रिसोर्सेज। ठीक है, तो natural resources are unevenly distributed across the country, making international trade necessary. Countries trade to acquire goods they cannot produce. ऐसी चीजें वो मंगवाते हैं जो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, एफिशिएंटली और इन सब्सिक्वेंट क्वांटिटीज। या तो वो एफिशिएंटली बना नहीं सकते हैं, तो सब्सिक्वेंट क्वांटिटीज में नहीं बना सकते, तो वो टाइम पे क्या इजी रहता है? ट्रेड कर लेना। डेवलप नेशन, अब देखो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। इंटरनेशनल ट्रेड है ना, इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप कंट्री। व्हाई? बिकॉज डेवलप कंट्री आर वे मोर अहेड इन इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग, और डेवलपिंग कंट्रीज के पास देखने जाए तो रिसोर्सेज ज्यादा है। तो डेवलपिंग कंट्री जो होती है वो क्या देती है? रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, और डेवलप कंट्री इन एक्सचेंज में इंटरनेशनल ट्रेडिंग के थ्रू क्या करती है? टेक्नोलॉजीज, मशीनरीज, वो सब भेजती है। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। तो यही यहाँ पे लिखा है कि डेवलप नेशन विद इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन रॉ मटेरियल फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस। वो किस पे रिलाई करते हैं? डेवलपिंग नेशंस पे रिलाई करते हैं। Creating mutual dependence, international trade optimize resources utilization and dates back to ancient time. International trade involves the exchange of goods and services between people or institute across different countries. ये definition है, exchange of product between countries means foreign trade. You can use this definition, you can use this definition, or you can make your own and write one. एकदम easy था, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, व्हाई ट्रेड इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। जो कंट्री जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी इज वेरी गुड एट मेकिंग कार्स, तो जर्मन से कार्स पूरे कंट्री में मतलब पूरे कंट्री में बनती है, बट ओवरऑल वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है। दे आर ऑल्सो गुड इन R&D। तो आपकी जो स्पेशलिटी है वो आप किसी और कंट्रीज में वो बेच सकते हो, और दूसरी कंट्रीज को उसका फायदा मिल सकता है। दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल आपको
ईरानियन स्टाइल में कार्विंग करके बनाना है, ठीक है, या तो इंडियन स्टाइल में कार्विंग करके टेम्पल वगैरह बनाना है फॉरेन में, तो वहां के लोगों को आप वो कार्विंग सिखाने जाओगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है और रिसोर्सेज कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि पैसे आपके बहुत जाएंगे। उससे बेटर है इंडिया में जो ऑलरेडी वो लोग काम करते हैं उनको वहां पे बुला दो, तो उसकी वजह से होगा क्या, आपको जो एक्सपर्ट लेबर्स हैं वो भी मिलेंगे, तो यू गेट वेराइटीज, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एक रिसोर्सेज एक कंट्री में बहुत ज्यादा है, अब इट्स नॉट लाइक कि वो इतना ज्यादा भी वहां पे पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, तो जो एक्सेसिव है तो वो आप दूसरे कंट्रीज को दे सकते हो, तो वो उनके काम में आएगा। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। प्राइस स्टेबिलिटी, कुछ प्रोडक्ट अगर हमारी कंट्री में हम प्रोड्यूस करने जाए तो उसमें ज्यादा खर्चा लग सकता है, बट अगर वही चीज अगर हम बाहर की कंट्री से मंगवा रहे हैं वो सस्ता पड़ रहा है, तो उसकी वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर बाहर से मंगवा रहे हो तो प्राइस राइज नहीं होता है और प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। कल्चरल एक्सचेंज, we are addicted to many of the like Italian cuisines, Mexican and everything, हम बर्गर खाते हैं, फ्राइज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, हाउ दैट इज पॉसिबल। सो खाली प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इंटरनेशनल ट्रेड में, बट एक कल्चर भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया इट इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम, अगर वो भले डेवलपिंग कंट्री है डेवलप्ड कंट्री है, इंटरनेशनल ट्रेड से दोनों को फायदा होता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, और डेवलपिंग कंट्री टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट होती है डेवलप कंट्रीज में। ग्रोथ ऑफ सर्विस, ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर का, सर्विसेज का ग्रोथ होता है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है, एंड ग्लोबल मार्केट क्रिएट होता है। वर्ल्ड इज अ प्लेस, अ वर्ल्ड इज अ मार्केट, सो आप कोई भी चीज आपको जो प्रेफरेबल लगती है, सुटेबल लगती है, तो आप परचेज कर सकते हो, तो देयर इज नो लिमिटेशन, नो बाउंड्री। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सबसे पहला ट्रेड अग्रीमेंट। अब देखो ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट प्रायोरिटाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन पॉलिटिकली अलाइंड कंट्री। जो पॉलिटिकली जिस दो कंट्री का टाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो कंट्रीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ गुड पॉलिटिकल टाइज विद रशिया, ठीक है, तो हमारे और रशिया के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, और हम उसको भी प्रायोरिटाइज करेंगे, वो हमको भी प्रायोरिटाइज करेंगे। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चाइना, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ गुड पॉलिटिकल रिलेशन, सो इट इज नॉट अ गुड, लाइक उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, ऑब्वियसली डायरेक्ट रिवॉर्ड किसको मिलता है, एक्सपोर्टर को, डायरेक्ट रिवॉर्ड इज प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर। आपके जो भी टैक्सेस वगैरह हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं, तो जो जैसे नो सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज रिड्यूस कर दी जाती है, इनकम टैक्स रिड्यूस कर दिया जाता है। चीपर रॉ मटेरियल चीप प्राइस में कंपैरेटिवली प्रोवाइड किया जाता है, इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। आई होप इतना क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। ये जो मैंने आपको बताया वो हेड पॉइंट्स भी दिमाग में रख के आप पूरा आंसर इलेबोरेट कर दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट अप वी हैव इकोनॉमिक एनकरेजमेंट। इकोनॉमिक एनकरेजमेंट किस तरीके से मिलता है, सबसे पहला इंपोर्ट राइट प्रोपोर्शनल टू फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट राइट प्रोपोर्शनल टू फॉरेन एक्सचेंज, जो मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज चल रहा है उसके प्रोपोर्शनेट में दिया जाएगा। सब्सिडी आई होप आपको क्लियर होगा, सब्सिडी में थोड़े पैसे आपको भरने होते हैं और थोड़े जो दूसरे बाकी पैसे हैं वो गवर्नमेंट आपके बिहाफ में पे करती है। तो सब्सिडाइज लैंड दी जाती है ताकि आप इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप करो, ठीक है। टैक्स फ्री ऑपरेशंस, जब फ्री ट्रेड जोन होता है तब टैक्स फ्री ऑपरेशंस होते हैं सारे के सारे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड की जाती है, तो
इमीडिएट पेमेंट हो जाता है एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम वही होती है कि इमीडिएट पेमेंट नहीं होता, तो एक्सपोर्टर मोस्ट ऑफ द टाइम गुड्स सेंड करने से पहले कतराते हैं, रुक जाते हैं, कि कैलकुलेट करते हैं कि हाँ हाउ इट लॉन्ग गोना टेक एंड ही हैज टू मैनेज फाइनेंस एंड ऑल, ट्रस्ट इश्यूज ऑल्सो। तो इमीडिएट पेमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट करेंसी, आपका जो भी करेंसी है उसका वैल्यूएशन क्या है, किस तरीके से रहेगा, तो उसका है, क्योंकि हम जब एक्सचेंज करते हैं ना, तो देयर मे बी अ पॉइंट कि आज जो डॉलर की प्राइस है जो हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, वो आज थोड़ा ऊपर नीचे प्राइस हो सकती है, कल परसों, तो वो फ्लक्चुएशंस जो आते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। असिस्टेंस इन सिक्योरिंग गुड्स एंड फाइनेंशियल गारंटीज फॉर इंपोर्टर्स, यहाँ पे गुड्स एंड फाइनेंशियल गारंटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर दोनों एक सेफर जोन में रहे। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, एक्सपेक्ट किए आएगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज पहले देख लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज में कौन सी चीजें आती है? सबसे पहला है एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी आपके इंफॉर्मेशन देना है या फिर जो लेबर होंगे तो उनको ट्रेनिंग वगैरह देने का पार्ट इसमें आता है। अवार्ड फॉर टॉप एक्सपोर्टर, जिसने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसको अवार्ड वगैरह भी दिया जाता है, ठीक है। इलीगेशन स्ट्राइक इन एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज टू इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, जो स्ट्राइक्स वगैरह होती है उसको बैन कर देते, बिकॉज स्ट्राइक होगी तो वर्कर्स सारे काम करना छोड़ देंगे, तो उससे की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होता है। तो टू मेक श्योर कि प्रोडक्शन में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई डिस्ट्रप्शन ना आए, तो ऐसी सारी चीजें ना हो, उसका ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा अच्छे से पढ़ लेना, ये जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं, बाकी एक बार टेक्स्ट बुक भी आपको गो थ्रू कर जानी है ताकि आपको क्लियरली ब्रीफली कैसे आंसर लिखना है पता चले। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेज, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा? 2006 में। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? टू लिबरलाइज इकोनॉमिक लॉ, जितने भी इकोनॉमिक लॉ थे उसको लिबरलाइज करने के लिए। लिबरलाइज का मतलब होता है थोड़ा फ्रीडम देना, थोड़ा रिड्यूस करना, ठीक है। क्या क्या इसमें इंक्लूडेड था? कस्टम ड्यूटी को एग्जाम कर दिया था, मतलब हटा दी थी। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स कम कर दिया था, हटा दिया था, मतलब डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप टैक्सेस वगैरह रिड्यूस कर देते हो, कम कर देते हो, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि हाँ इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दे डोंट हैव टू पे टैक्स एंड ड्यूटीज, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट लाइक रोड्स, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, जो गवर्नमेंट हेल्प करती है। इन शॉर्ट ये सेज में गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव टू वेलकम पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट। एंड होगा क्या कि ये अभी आपको लग रहा है कि ये क्यों ऐसे फ्री में दे रहे हैं, और ये गवर्नमेंट अपना ही फायदा देख रही है, क्योंकि अगर वो आएंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, तो आपका ही कंट्री डेवलप होगा, बिकॉज द गुड्स इज गोना प्रोड्यूस हियर, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं ये। नेक्स्ट, अगर सेज नहीं तो ईपीजेड आएगा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, या तो सेज या तो ईपीजेड, दोनों में से एक, दोनों ही आपको कर देने हैं। दूसरा मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया, इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ओके। चलो, EPZ are established to promote large scale export driven industries, जो स्पेशली लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, तो ये हम उसका स्पेशल फीचर बोल सकते हैं कि दिस ओनली फोकसेस ऑन लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो लार्ज स्केल में है, जो सिर्फ सामान किसके लिए भेज रही है? एक्सपोर्ट करने के लिए भेज रही है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है? कंपल्सरी इसको याद रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। कंडला, मुंबई, मुंबई में कहाँ पे? सांता क्रूज, नोएडा, चेन्नई, एटसेट्रा, ठीक है। लिबरलाइज्ड फाइनेंशियल एंड लेबर लॉज, यहाँ पे भी लेबर लॉज थोड़े लिबरलाइज है, टैक्स एग्जम्पशंस दिया गया है,
मार्केट इनसाइट प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके की चीजें चाहिए, उसका सारा इनसाइट भी प्रोवाइड किया जाता है। वापस से बेटा सेज और ईपीजेड दोनों कंपलसरी कर देना है। आईएमपी एमसीक्यू इज द लोकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट प्रोसीजर। अब देखो, अब इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई दूसरी कंट्री से सामान मंगवाते हो, तो अगर आपको कोई सामान मंगवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको क्या लेना रहता है बेटा, इंपोर्ट लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस या तो कोई स्पेसिफिक लाइसेंस लेना पड़ता है। जब कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है या फिर कोई पर्टिकुलर आइटम है, तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या रहता है, इंपोर्ट लाइसेंस लो, ठीक है। सेकेंड स्टेप है फॉरेन एक्सचेंज। हमारी जितनी भी एक्सचेंज रिलेटेड, मनी रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, इट इज कंट्रोल बाय आरबीआई। तो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज भी कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड स्टेप है अपना ऑर्डर प्लेस करना। अब आप जो भी जिस भी एक्सपोर्टर से सामान मंगवा रहे हो, तो आप वहां पे ऑर्डर प्लेस करोगे, आप उसमें मेंशन करोगे कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कौन सी क्वालिटी में चाहिए। तो द थर्ड स्टेप इज टू प्लेस ऑर्डर, ठीक है। ओके, फोर्थ स्टेप वी हैव लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक अश्योरेंस होता है जो आप एक्सपोर्टर को करते हो कि आप पेमेंट कर दोगे। वो डॉक्यूमेंट में आप एक डेट लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल 25 ऑफ जून तक आप पेमेंट कर दोगे। तो ये क्या हुआ, एक अश्योरेंस हुआ। तो ये अश्योरेंस आप देते हो एक्सपोर्टर को, ठीक है। फिफ्थ स्टेप इज रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। रिसिप्ट जिसमें शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल्स वगैरह दी जाती है, और वो किसके थ्रू दी जाती है वो आपको याद रखना है, तो बैंक के थ्रू, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप वी हैव गुड रिलीज, यूज ऑफ बिल ऑफ लेडिंग टू क्लेम गुड्स आफ्टर पेइंग फ्रेट। आपके गुड्स रिलीज होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग मैं आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर में डिटेल में समझाऊंगी। गुड ऑफ लेडिंग को आप क्लेम करके आपके गुड्स क्या लेते हो, कलेक्ट करते हो, पर आफ्टर पेइंग फ्रेट। बेटा ये इट्स अ टाइप ऑफ expense that you have to do. It's a type of tax that you have to pay. सेवेंथ, इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हो आप, ठीक है। आपने जब वेयर हाउसेस के बारे में पढ़ा था, जो आपके टर्म 1 के जो चैप्टर्स है उसमें, तो दो टाइप के वेयर हाउस थे, ठीक है। तो बॉन्डेड वेयर हाउस होता है, तो पे ड्यूटी यूजिंग द बिल ऑफ एंट्री, गुड्स स्टे इन बॉन्डेड वेयर हाउस अंटिल क्लियर। आपने अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करी है, तो आपके जो गुड्स है वो कहां पे रहते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस में ही रहते हैं। जब आप ड्यूटी पे कर लोगे, उसी के बाद वहां से गुड्स रिलीज होंगे, ठीक है। तो आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे, फिर वहां से आपके गुड्स रिलीज हो जाएंगे। फिर आप क्या पे करते हो बेटा, डॉक चार्जेस पे करते हो। ऑब्वियसली डॉक यार्ड में आपने सामान वगैरह रखा है, जो एम्प्लॉयज वगैरह ने वर्क किया है, तो वहां पे आपको चार्जेस पे करने रहते हैं। पोजेशन ऑफ गुड्स, what you get at the end after completing every single formality, you collect the good, like officially the good is yours, ठीक है बेटा। इधर तक किसी को कोई डाउट? आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब आते हैं बेटा एक्सपोर्ट प्रोसीजर पे, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहले आपको ऑर्डर मिलता है। इंपोर्टर जब आपको ऑर्डर देता है तो वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है। आप डिटेल्स वेरीफाई करते हो, जैसे प्राइस, क्वांटिटी, पेमेंट टर्म्स, एवरीथिंग, ओके। सेकेंड इज आपको क्या लेना पड़ता है, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। ऑब्टेन फॉर कंट्रोल गुड्स रेगुलर, एक्सपोर्टर में रजिस्टर और एक्सपोर्ट हाउसेस। फिर आता है बेटा कलेक्टिंग गुड्स। अब यहाँ पे आप सोचोगे एक्सपोर्टर्स कौन से गुड्स कलेक्ट करेगा, तो एक्सपोर्टर को भी, अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो फिर रॉ मटेरियल इकट्ठे करेगा और प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। पर अगर उसका काम है कि रेडीमेड गुड ही बेचना, तो वो जो प्रोड्यूस करता होगा उसको ऑर्डर देगा कि उसको इतने क्वांटिटी में सामान चाहिए, क्योंकि उसको फिर बाद में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज होता है, मैंने आपको बताया, फॉरेन एक्सचेंज हमेशा कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वी हैव लेटर ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे आपको लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव होगा। इंपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है, एक्सपोर्टर रिसीव द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये गारंटी मिलती है आपको कि आपका जो इंपोर्टर है वो आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद शिपिंग ऑर्डर्स, आप ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट करवाते हो। ऑब्वियसली ये कोई मतलब रिक्शा तो है नहीं कैसे रोक के शिप को बोलोगे हाँ भाई मेरा सामान भी है तू ले जा, नहीं, आपको ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट करवाने रहते हैं। तो लार्ज शिपमेंट में नीड अ चार्टर पार्टी अग्रीमेंट। अगर बहुत लार्ज शिपमेंट है तो चार्टर पार्टी अग्रीमेंट चाहिए रहता है। एक्साइज ड्यूटी, पे और ऑब्टेन एग्जम्पशन, आप वो पे भी कर सकते हो या तो आपको एग्जम्पशन भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? यूजिंग अ शिपिंग बिल। अगर आप शिपिंग बिल यूज करते हो तो आपको जो वो एक्साइज ड्यूटी से एग्जम्पशन मिल जाता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो? पैकिंग एंड मार्किंग। पैकिंग सिक्योरली, क्योंकि ये सामान शिप में जाने वाला है, ट्रैवल करने वाला है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो टूटे नहीं। और मार्किंग में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है, हैंडल विद केयर, अगर फ्रेजाइल होता है, अगर कोई ऐसा एक्सप्लोसिव होता है तो कॉशन लिखा होता है। तो मार्किंग और पैकेजिंग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस लेते हो। इंश्योरेंस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज कंपल्सरी, ठीक है। इंश्योरेंस लेना पड़ता है आपको। फिर आते हैं कार्टिंग ऑर्डर्स पे। यहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है टू लोड गुड्स इनटू द लाइक ऑनटू द शिप। सो जो परमिशन लेते हो उसको बोला जाता है बेटा कार्टिंग ऑर्डर्स। उसके बाद आता है मेट्स रिसिप्ट। मेट्स रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट इश्यूड आफ्टर लोडिंग। आपने सामान लोड कर दिया, उसके बाद चेक होता है कि आपका सामान क्वांटिटी में और जो क्वालिटी है उसकी पैकेजिंग वैकेजिंग सब बरोबर है। क्योंकि होता क्या है ना, ये मेट रिसिप्ट मिलती है तो ये कंफर्म है कि आपने जो सामान लोड किया है वो गुड कंडीशन में है। तो इनकेस अगर वहां पे सामान जब पहुंचेगा और अगर डैमेज निकला तो यू कैन शो कि हाँ भाई मेरे पास मेट्स रिसिप्ट है विच सेज दैट कि गुड्स अच्छे कंडीशन में ही यहाँ से गए थे, रास्ते में कुछ हुआ इसलिए वो डैमेज है, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें समझाऊंगी। इट्स अ शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा आपका ट्रांसपोर्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस जितनी भी चीजें मेंशन करी होगी ना वो किस में करी होगी? बिल ऑफ लैडिंग में, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, प्रूफ ऑफ प्रोडक्शन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब मेड इन इंडिया है, मेड इन यूएस है, मेड इन चाइना है, तो प्रूफ आपको देना रहता है, ठीक है। काउंसलर इनवॉइस, यहाँ पे सर्टिफाइज प्राइस एंड क्वांटिटी, ऑफिशियल जो मार्क्स वगैरह होते हैं ना वो होता है, तो ये इनवॉइस आपको देना रहता है। सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप किसके थ्रू सेंड करते हो? हमने आगे डिस्कस किया किसके थ्रू सेंड होते हैं, बैंक के थ्रू सेंड होते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव कलेक्टिंग पेमेंट, फिर आप पेमेंट कलेक्ट करते हो विच इज अवर लास्ट स्टेप। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब देखो एक सवाल आता है कि मैम हमारा जो आंसर रहेगा वो तो 4-5 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, बट इतना सारा कंटेंट है, 16 पॉइंट्स है, हाउ वी कैन रिमेम्बर होल। तो बेटा आपको मेंशन सारे स्टेप करने हैं, एक्सप्लेन कोई 6 से 7 करना है। 6 to 7 आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको मेंशन सारे करने हैं, ठीक है। और मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आपको ओसीएम का पेपर लिखना कैसे होता है सेक्शन वाइज, तो आपको अच्छे से क्लियरली आइडिया आएगा कि किस तरीके से पेपर लिखते हैं, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि आपको मेंशन सब कुछ करना है, ठीक है, बट आपको एक्सप्लेन कुछ 6 से 7 पॉइंट कर दो, मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट। तो सबसे पहला हमको थोड़ा बहुत उसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने हमारी जो इकोनॉमीज है, इकोनॉमिक कंडीशन है उसको वीकन कर दिया था, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड हार्मनी बनी रहे इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। बट उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी तो वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो गैट को रिप्लेस किया 1995 में वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो गैट भी, अभी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, सिमिलर काम गैट करता था, पर उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, तो उसको हटा के फिर क्या आया, WTO आया, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, तो जो भी ग्लोबल ट्रेडिंग होती है उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्शंस है, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। तो सबसे पहला तो यहाँ पे उसने क्या काम किया, आपको ये भी याद रखना है, हाँ, 104 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। By reducing trade barriers in sectors like banking, insurance, transportation, ये लोग फोकस करते हैं कि जो ट्रेड बैरियर्स आ रहे हैं स्पेशली बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन में, उसको क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। दूसरी है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और लार्ज स्केल में जो गुड्स बनते हैं ना, जो ट्रेड होते हैं, उसके लिए भी ये लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लॉ, वो लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेंगे, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज लाइक एजुकेशन, एन एग्जाम्पल इज द एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एज वेल। अब प्रॉब्लम्स कौन सी फेस होती है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, कि ट्रेड करने में कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो बेटा सबसे पहला है लैंग्वेज, सबसे पहला है करेंसी इश्यूज, ठीक है। आपको पता है मोस्टली हमारा जो ट्रेड होता है ना, वो डॉलर में होता है, ठीक है, US डॉलर्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये समझे कि समटाइम्स आप अदर देन दैट कोई करेंसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो वो टाइम पे हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है, तो उसमें स्टैंडर्डाइज कौन सी करेंसी को माना जाए, कौन से वैल्यूएशन में गुड्स को सेंड और रिसीव किया जाए, तो वो थोड़ा बहुत इश्यू आता है, ठीक है। तो डिफरेंट करेंसीज कॉम्प्लिकेट पेमेंट सेटलमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। सेकेंड इज लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली लैंग्वेज डाइवर्सिटी एक हिंड्रेंस बन जाती है जब आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो वी नो इंग्लिश हेल्प्स अ लॉट, बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं दुनिया में कि जिनको अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज वो कंफर्टेबली बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्स अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन होते हैं। बेटा यहाँ पे समझो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, वो जो ग्लोबल जो ट्रेड मार्केट है उसके लिए लॉज बनाता है, बट एवरी सिंगल कंट्री हैज देयर ओन पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग। तो आपकी कंट्री का मैनेज करो, उनकी कंट्री का भी मैनेज करना पड़ता है, उसको ध्यान में रख के फिर ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो समटाइम्स इट इज काइंड ऑफ अ हैसल टू डू इट। तो दिस आर द 4 प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा है बेटा रिस्क। रिस्क कौन सा है, जब आप सी से ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो आपने वो नॉर्थ सी के वीडियोस देखे होंगे, देयर इज नो वे कि गारंटी है कि आपका सेफली वहां पे पहुंच जाएगा। अगर मौसम खराब हुआ, कंटेनर्स आपने वीडियोस में देखा होगा पानी में गिर जाते हैं, अब वो गिर गए तो खत्म है, फिर कोई उसको बाहर नहीं निकालने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हैवी, एंड सी जो है वो बहुत ही ज्यादा डीप है, तो वहां से कोई सामान बाहर निकलना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो राइट नाउ इट इज इम्पॉसिबल, फ्यूचर में वी नेवर नो, कोई टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। सी ट्रांसपोर्टेशन रिस्क होता है, तो इसलिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। लीगल डिफरेंसेस, हमारे कंट्रीज के लॉ, सामने वाली कंट्रीज के लॉ डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव ट्रेडर्स कॉन्टैक्ट, लिमिटेड कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर कॉज पेमेंट एंड ट्रस्ट इश्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन बेटर रहे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, जितना कम कॉन्टैक्ट होगा उसकी वजह से क्या होगा, ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं और पेमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। 8 इज वेइंग स्केल, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे वेट हम देखते हैं ना, वो केजीज में देखते हैं, तो वी कैन से मोस्टली वी आर फॉन्ड ऑफ केजीज, बट फॉरेन में ऐसा नहीं होता, वो पाउंड यूज करते हैं। तो हमारा वेइंग एंड स्केल एवरीथिंग इज डिफरेंट, एंड वो कंट्री का भी अलग होता है। तो आप कौन से स्टैंडर्डाइज वेज एंड मेजर से कौन सा भेजोगे, तो ये एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है।
इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड का डिफरेंस देख लेते हैं बेटा फटाफट। चलो, मीनिंग क्या होता है? विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, अक्रॉस द जियोग्राफिकल और आउटसाइड ऑफ द जियोग्राफिकल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना है, गुजरात और इंडियन स्टेट में आप करो वो इंडिया एंड यूएसए के बीच में होगा वो। करेंसी, यहाँ पे कोई भी करेंसी इश्यू नहीं आता है, यहाँ पे करेंसी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, लॉ इंडिया में ही है तो यूनिफॉर्म होगा लॉ। इंडिया में आप ये स्टेट पे ट्रेड करो या ये स्टेट पे करो, लॉ तो सेम ही रहेंगे कंट्री के अंदर, बट यहाँ पे लॉ डिफर करते हैं क्योंकि दो अलग अलग कंट्रीज हो जाती है। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैम अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में है तो वहां पे लोग गुजराती या हिंदी बोलते हैं, पर साउथ इंडिया में नहीं बोलते, बट दे कैन अंडरस्टैंड एंड कैन कम्युनिकेट इन हिंदी। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स नहीं आती है, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स आती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही ज्यादा कम होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस है और ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है। इंश्योरेंस इज नॉट मैंडेटरी, इट्स अप टू यू कि आपको लेना है नहीं लेना है, कंपल्शन नहीं लगा है, बट यहाँ पे तो क्या होता है बेटा, इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा इजी होता है और उसके प्राइजेस और रेट्स भी कैसे होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है और प्राइजेस ड्यूटीज कैसी है, हाई है। ठीक है, मार्केट साइज लिमिटेड है, इंडिया में जितने स्टेट्स है वो चेंज नहीं होने वाले, इंडिया का जो एरिया है वो चेंज नहीं होने वाला। हाँ, पॉपुलेशन चेंज होती है बट तो भी वो लिमिटेड एरिया है। ठीक है, वर्ल्ड में आपका कोई साइज लिमिटेशन नहीं रहेगा, तो एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, पूरा ग्लोबल ट्रेड, आप कहीं पे भी सामान बेच सकते हो। आई होप ये डिफरेंस बिटवीन आपको समझ आ गया होगा। मैं साइड में और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बेटा हर एक चैप्टर के आपको आने चाहिए और ये डिफरेंस बिटवीन भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। आई होप आप अच्छे से पढ़ो, आपके अच्छे से एग्जाम दो। वापस से मैं रिपीट करती हूँ, सेज वाला जो मैंने क्वेश्चंस बताया था वो दोनों, इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एमसीक्यू के लिए जो आईएमपी बताया था वो, एंड डिफरेंस बिटवीन, इतने सारे मतलब ये जो सारे क्वेश्चंस बोले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो कर ही लेना। एटलीस्ट अगर आप ये भी सोच रहे हो कि चैप्टर में स्किप कर दूं, स्किप मत करना, एटलीस्ट ये जो सारे क्वेश्चंस बताए एटलीस्ट वो कर देना। ठीक है, एंड आई थिंक यू हैव इनफ टाइम, तो पूरा ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ओवरऑल सिलेबस लिया है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो फर्स्ट टर्म में आ गए ना वो ऑब्जेक्टिव्स में या तो कम वेटेज वाले चैप्टर्स हो जाएंगे ये एग्जाम में, और जो लेटेस्ट में पढ़ा है उसका वेटेज ज्यादा रहेगा, तो आप स्मार्टली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा दूसरे वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।